वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद नेहा गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी टॉपिक है लाइसोसोम। इसके पहले सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे। सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम डिटेलिंग से बात कर रहे हैं सेल्स के बारे में बात करने के बाद। तो इसमें आज आप पहला हमारी जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज की थी उन्होंने 1955 में ड्यू के द्वारा की गई थी। इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, या तो डिजॉल्विंग बॉडी या सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। सेल की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट। और डिज़ोल्विंग बॉडी क्यों है कि जब ये खुद भी वर्क करना ख़त्म कर सकते हैं, या जब ये वर्क करना धीरे धीरे स्लो हो जाता है तो खुद को रप्चर कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व हो जाते हैं, अपनी जो सेल है उसको ख़त्म कर लेते हैं। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये खुद अपना आत्महत्या की थैली भी इसे बोलते हैं। तो ये खुद अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं? मोस्टली फाउंड इन एनिमल सेल में रह पाते हैं। ये प्लांट सेल में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। तो आज के बारे में जो भी हम लाइसोसोम के स्ट्रक्चर, फंक्शन या साइज़ जो भी बात करेंगे वो हम एनिमल सेल में बात करते हैं। तो इनकी जो साइज है वो क्या है, 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। ये तो साइज हो गया जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आधी होती है। पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही आधी साइज की हुई। और स्ट्रक्चर इसके आते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। और यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन पंप है। अब देखिए इसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे डिज़ोल्व या डाइजेस्ट करने के बाद जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो ये पास आउट कर देता है बाहर की ओर। तो ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन क्या है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लैम्प और लिम्ब। लैम्प क्या होता है, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं, लाइसोसोमल अटैचमेंट एसोसिएटेड, लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कभी कभी क्या होते हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या वन लाइनर क्वेश्चन में, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपने लैम्ब और लिम्ब पढ़ लिया उसका क्या मतलब है पता ही ना हो। और इसका जो लिम्ब जो होता है वो होता है लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखिए मोस्टली इंपॉर्टेंट लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, लैम्ब और लिम्ब का ही काम होता है। अब देखिए यहाँ पे बना हुआ है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप क्या होता है, मेनली क्या करता है, इसके अंदर के इन्वायरमेंट को, इनके जो 4 से 5 पीएच तक बैलेंस करने का काम करता है। 4 से 5 आप जानते होंगे कि इसकी इन्वायरमेंट समझ में आई गई होगी कि क्या होगी, एसिडिक इन्वायरमेंट होगी। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन पंप होता है मेनली इनकी पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे ये एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं कि ये अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं एंजाइम्स, ये जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन है ये एंजाइम्स को अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करता। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि लाइसोसोमल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है खुद में। तो आप कह सकते हैं कि क्यों नहीं खुद के एंजाइम को डिज़ोल्व कर ले, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होता है वो इस एंजाइम को यहाँ पे अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से ये एंजाइम इस पर नहीं चिपकते हैं और ये लाइसोसोमल बरकरार रहता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन बरकरार रहता है। अब देखिए मेनली एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम का काम होता है एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन इन द लार्ज पार्टिकल, ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल, जो भी लार्ज पार्टिकल होते हैं इसमें आके ब्रेक डाउन होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और इन द एसिडिक इन्वायरमेंट, इनका जो वर्क होता है एंजाइम्स का वो वर्क इन एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या करता है, ब्रेक इन द लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो गया। कुछ एंजाइम्स इसमें ऐसे होते हैं जो वर्क होते हैं। तो इसमें कितने एंजाइम्स होते हैं वो हम आपको बताते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट।
लाइसोसोम में किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए मोर देन 40 प्लस एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, उसी तरह लाइसोसोम में भी क्या होते हैं, मोर देन 40 प्लस एंजाइम्स होते हैं। अब कुछ मेन इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं। आइए, पहला एंजाइम हमारा है प्रोटीएजेस। पहला एंजाइम हमारा है प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या करता है, ब्रेक प्रोटीन। ये क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। अब आते हैं, दूसरा है लाइपेजेस। लाइपेजेस किसको ब्रेक डाउन करता है, लिपिड्स को। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्या करता है, डीएनए और आरएनए को करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेजेस ये है हमारा, किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट है एसिड फॉस्फेटेजेस। एसिड फॉस्फेटेजेस किसको करता है, फॉस्फेटिक एस्टर्स को। फॉस्फेटिक एस्टर्स को। अब ये जो इसके मोस्ट एंजाइम्स हैं जो आप देख रहे हैं, प्रोटीएजेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन, लाइपेजेस ब्रेक लिपिड्स, न्यूक्लिएजेस डीएनए और आरएनए को ब्रेक करने का काम करता है, ग्लाइकोसाइडेजेस कार्बोहाइड्रेट को, और एसिड फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेटिक एस्टर्स को। अब देखिए, इसमें डिजीज़ भी होते हैं, जैसे जो लाइसोसोम में मोर देन 40 प्लस एंजाइम आप देखे हैं, तो मोर देन 40 प्लस एंजाइम में अगर एक एंजाइम की भी कमी हो गई तो उसकी वजह से क्या करते हैं, डिजीज़ कर देते हैं। तो जैसे आपको एक डिजीज़ के बारे में नाम बता दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर लाइपेजेस एंजाइम की अगर कमी हो गई तो उससे जो होने वाला रोग होता है या डिजीज़ होता है वो टाई सेक डिजीज़ इसे बोलते हैं, टाई सेक डिजीज़। तो हर एक एंजाइम्स की कमी के द्वारा भी एक एक डिजीज़ होती है, लेकिन जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है वो टाई सेक डिजीज़ है, जो कि लाइपेजेस एंजाइम की कमी के कारण होता है। आगे हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। सबसे पहला फंक्शन इसका है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस को समझने से पहले सबसे पहले समझिए कि जब भी कोई चीज़, जैसे ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से वैक्यूल्स निकले इससे, और वैक्यूल्स कहाँ गए, गोल्जी एपरेटस में। ये तो आपको फंक्शन पता ही होगा पूरी तरीके से। बता देते हैं, अगर आप टेंशन ना लीजिए, क्या है इसका प्रोसेस। देखिए, यहाँ पे सबसे मेनली क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो भी बनते हैं चीज़ें वो वैक्यूल्स के द्वारा गोल्जी एपरेटस में जाते हैं। तो गोल्जी एपरेटस में जो वैक्यूल्स बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। यहाँ पे जो वैक्यूल्स बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। अब देखिए, ये प्राइमरी लाइसोसोम कैसे फंक्शन करेगा, जब मान लीजिए किसी भी सेल्स में यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है, ये अननेसेसरी है, अनवांटेड है, तो इसमें क्या करेगा, ये जैसे ही
ये जो वैक्यूल्स हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम बैक्टीरिया से अटैच्ड होगा और इसे क्या करेगा, किसी चीज़ के ब्रेक डाउन में ये इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ें बनी, वो जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुआ या कुछ भी हुआ, उसके जो वैक्यूल्स उसमें अटैच्ड हुए, वैक्यूल से गोल्जी एपरेटस में गए। गोल्जी एपरेटस में यही क्या कहलाते हैं, जो वैक्यूल्स बने हैं वो हमारे प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम वर्क कैसे करते हैं, जब भी किसी बॉडी में मतलब किसी सेल में ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को इन्हें डाइजेस्ट करना है, डिज़ोल्व करना है, तो ये क्या करेंगे, इससे अटैच्ड होंगे और बनाएंगे फॉर्म ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, और यही क्या करेंगे, इसे डिज़ोल्व कर देंगे। तो यही हमारा जो फंक्शन होता है लाइसोसोम्स का। अब देखते हैं इंडोसाइटोसिस क्या होता है। अब आप अच्छे से इंडोसाइटोसिस को समझ पाएंगे। अब देखिए इंडोसाइटोसिस में एंडोसाइटोसिस क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ये रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस है। इसमें क्या कर रहा है मेनली कि जब भी कोई चीज़ इस पे अटैच्ड हो रही है तो उसको अंदर सेल के अंदर लेने का काम क्या होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। मतलब रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस इसको कहेंगे। जब भी लाइसोसोम से या कोई भी चीज़ यहाँ पे आके अटैच्ड हो गई है, अभी अंदर कैसे जाएगी, इन कैसे होगी, तो रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइम, ये रिसेप्टर से यहाँ पे अटैच्ड हुए। अब देखिए ये क्या बना लिया, इंडोसोम। कोई भी चीज़ जब यहाँ पे इसके सेल के अंदर चली गई, लाइसोसोम इसे क्या कर लिया, अपने सेल के अंदर ले लिया, तो इसे हम क्या बना रहा है, वो इंडोसोम्स। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इसका बीटा लिम्फोसाइट। बीटा लिम्फोसाइट देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी चीज़ को अंदर की ओर लेना है, इंडोसाइटोसिस उसे हम कहते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर मीडिएट इंडोसाइटोसिस है, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेप्टर जो होता है, रिसेप्टर, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कोई भी है पार्टिकल्स उसे अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद ये जो वैक्यूल्स बना है, इसी वैक्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं, इंडोसोम्स। और इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, बीटा लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इनटेक ऑफ यूजलेसेस, ठीक है, जो यूजलेस है उसे क्या कर रहा है, अंदर ले रहा है, और ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे वो उसे बना के, इंडोसोम बना के उसे डिज़ोल्व कर देगा बॉडी से। तो इस तरीके से अननेसेसरी पार्टिकल जो लाइसोसोम क्या हो रहा है, डाइजेस्ट कर ले रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं फैगोसाइटोसिस। दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जांपल्स हैं वो हम पहले ही आपको बताते रहे, WBC, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल भी क्या करते हैं, हमारे अंदर जो किसी भी रोग के बैक्टीरिया हैं या वायरसेस है उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम फैगोसाइटोसिस के थ्रू भी आप इसे समझ सकते हैं। इसमें देखिए इंडोसाइटोसिस में भी सेम ही प्रोसेस था, फैगोसाइटोसिस में भी सेम ही प्रोसेस है कि किसी भी अंदर मतलब सेल के अंदर उसे लेना या कैप्चर करना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स एंटर होते हैं सेल के अंदर, ठीक है। और जबकि इंडोसाइटोसिस में छोटे छोटे चीज़ एंटर होते हैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा अभी। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारी कोई सेल है, इस सेल में ये बैक्टीरिया है और ये वायरसेस है।
ये वायरसेस है, ये बैक्टीरिया है। इसके एग्जांपल WBC आप समझ ही रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, ये बैक्टीरिया और वायरसेस को अंदर ले रहा है। तो ये क्या है, माइक्रोफेजेस थोड़े से कम, मतलब माइक्रोफेजेस कहते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, यहाँ पे ये क्या है, लार्ज पार्टिकल्स है। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स इसमें एंटर हो रहे हैं सेल में, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का जो एग्जाम्पल है इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं, माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्रिटिक सेल्स। देखिए न्यूरॉन्स में भी ऐसा होता है। तो ये है हमारा फैगोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में भी सेम था, इंडोसोम्स बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, फैगोसाइटोसिस है, इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सेल में एंटर होते हैं, इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। अब आते हैं ऑटोफैगी। थर्ड इसका जो फंक्शन है वो है ऑटोफैगी। अब देखिए ऑटोफैगी क्या करते हैं, जैसे जो वर्क कर चुके हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स वर्क करके एडल्ट हो चुके, ओल्ड हो चुके हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही ले लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया काम कर करके क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। वो सेल में इधर उधर मतलब हैं, तो उन्हें डाइजेस्ट करने का या डिज़ोल्व करने के या उन्हें नष्ट करने का, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या करता है, लाइसोसोम ही पूरे सेल की सफाई करता है। चाहे वो डेड सेल हो, चाहे वो एडल्ट हो चुके हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं या अननेसेसरी हैं, तो वो सारे काम क्या करता है, वो लाइसोसोम करता है। तो यहाँ पे ऑटोफैगी जो है वो इसी चीज़ों को दर्शाता है कि जो उसमें सेल हैं, खुद के ही सेल हैं, जो वर्क करना कम कर चुके हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं, डेड हो चुके हैं, तो वही चीज़ इसमें बता रहा है। ईटिंग ऑफ सेल ऑन यूजलेस या ओल्ड ऑर्गेनेल्स, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं वन लाइन में। ईटिंग ऑफ cells on useless या old organelles। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ऑटोफैगी क्या करते हैं, जो हमारे वर्क कर करके ओल्ड हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, अननेसेसरी हैं, वही खुद के ही सेल को ही क्या कर रहे हैं, ईटिंग ऑफ सेल ऑन यूजलेस या ओल्ड ऑर्गेनेल्स। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट, ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस, देखिए इस ऑटोलिसिस में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल। अगर एक लाइन में आप देखें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल, डिस्ट्रक्शन आप समझ रहे हैं, किसी भी सेल का खुद से ही डिस्ट्रक्ट हो जाना या डिस्ट्रॉय हो जाना, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल, खुद के ही सेल का डिस्ट्रॉय हो जाना। इसका क्या एग्जांपल है, जैसे कि कभी कभी लाइसोसोम भी क्या होता है, जब ये वर्क करना ख़त्म हो, मतलब वर्क करना कम कर देता है, ओल्ड हो चुका होता है, एडल्ट हो चुका होता है, काम नहीं कर पाता प्रॉपरली सेल ऑर्गेनेल्स में, सेल में, तो लाइसोसोम भी क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स को क्या करते हैं, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फट जाती है, पूरे एंजाइम साइटोप्लाज्म में जाके मिल जाते हैं, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से आत्महत्या ही करना हुआ ना, तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये ऑटोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल, ये खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एक्सटेंसिव सेल डैमेज। एक्सटेंसिव सेल डैमेज या इसे हम सेल ईट इटसेल्फ भी कह सकते हैं, खुद के ही सेल को खा जाना, सेल ईट इटसेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इसके एग्जांपल में आप लेते हैं, जैसे फ्रॉग है। फ्रॉग का जो टैडपोल होता है, स्टार्टिंग में आप देखते होंगे इसमें टेल होती है, सारी कुछ होती है, लेकिन जब फ्रॉग बनता है तो इसमें टेल क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो वो क्या कर रहा है, ईट इन इट्स टेल्स, अपने टेल्स को ही क्या कर रहे हैं, वो सेल डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो वही चीज़ होती है ऑटोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा। जैसे यूटेरस, यूटेरस में भी आप देखते हैं जब फीटस होता है यूटेरस में तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही बेबी बॉर्न होता है तो यूटेरस की साइज़ जो बड़ी होती है धीरे 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 अपने साइज़ में आने लगती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज़ का चेंजेस हो रहा है। जो साइज़ का चेंजेस हो रहा है
वो भी किसके द्वारा होता है, ऑटोलिसिस के द्वारा, क्योंकि वो खुद के ही सेल को खा खा के, या मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डिज़ोल्व करके उन्हें वो धीरे धीरे करके सेम साइज में ला देते हैं। भाई आप देखते होंगे यूटेरस में क्या होता है, जब एक बेबी बर्न होता है तो बहुत काफ़ी बड़ा होता है, यूटेरस की साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही बेबी बर्न होता है यूटेरस की साइज़ भी क्या होती है, सेम साइज शेप में आ जाती है। तो ये इसके ऑटोलिसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जब हैंड जुड़ता है, मान लीजिए ये कलाई और इस हैंड से जुड़ी है तो यहाँ पे कुछ कुछ स्वेलिंग लगती है, या आपको यहाँ पे कभी कभी फूला हुआ लगता है। क्यों ऐसा लगता है, वो ऑस्टियोक्लास्ट कहलाता है। ठीक है, जब ऐसा क्या होता है, जब वो फूला फूला लगता है, धीरे धीरे जैसे ही आपके प्लास्टर हटते हैं, आप उसे सिकाई करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे जो स्वेलिंग है वो कम होने लगती है। तो क्या कर रही है, खुद के जो बोन हैं वो काफ़ी बड़े थे, अब धीरे धीरे शेप एंड साइज़ में आने लगे हैं। तो इसे हम क्या, इस चीज़ में हम क्या कह रहे हैं, ओस्टियोक्लास्ट, क्योंकि जो बोन का है, बोन इरोजन, बोन का क्षरण, मतलब जितनी शेप एंड साइज में होना चाहिए वहाँ पे बोन इरोजन हो सकता है, या बोन रिपेयर भी आप कह सकते हैं। तो आपको समझ में ओस्टियोक्लास्ट क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या जो स्वेलिंग आपको दिख रही थी जुड़ने के टाइम पे, वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, और आपकी बॉडी जो हड्डियां हैं, जो स्वेलिंग उस समय लग रही थी प्लास्टर खुलने के टाइम पे, वो धीरे धीरे सेम शेप साइज एंड शेप में आ जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं ओस्टियोक्लास्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं। तो यही होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये देखिए, ओस्टियोक्लास्ट अगर पूछा जाए तो आपको ये नहीं समझ में आए ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, बोन इरोजन या तो बोन रिपेयर। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में कैसे है, जैसे कि आप देखते होंगे मेल स्पर्म, मेल स्पर्म में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर एक्रोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम क्या करते हैं, यही एक्रोसोम इन्हें क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जब ये एक के साथ कनेक्ट होने जाता है तो एक के लेयर के साथ जो यहाँ पे पेनिट्रेशन के मतलब करना, ये एक में पेनिट्रेट होकर स्पर्म का जाना, वो क्या करते हैं, एक्रोसोम के द्वारा ही पॉसिबल होता है। एक्रोसोम ही क्या करती है, वहाँ पे एनर्जी देती है उसे सारी कुछ समझ, मतलब स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए एक से। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में भी इसका काम होता है। ये इसके सारे वर्क हैं। तो आपको समझ में आया इसकी लाइसोसोम की क्या क्या वर्क हैं। सबसे पहले आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, इसकी खोज किसने की थी, इसको किस किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आधी होती है। इसका स्ट्रक्चर आपने समझा क्या होता है स्ट्रक्चर, लिम क्या होता है, लैम क्या होता है। लैम और लिम का यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, आप इसमें प्रॉब्लम ना हो आपको। कभी कभी क्या होते हैं कि सिर्फ यही क्वेश्चन दे देते हैं वन लाइनर में, या कभी भी आप कंपटीशन कोचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठिए तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर में जो भी एक से ज़्यादा नाम होते हैं, 2-3 नाम होते हैं, तो उनको हमेशा याद करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने इसके स्ट्रक्चर देखा कि लाइसोसोमल मेम्ब्रेन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटॉन पंप होते हैं। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं आपने वो भी पढ़ा। यहाँ पे प्रोटीएजेज होता है, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज, और उसकी एक एंजाइम की कमी हो जाने से क्या डिजीज़ होती है, मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट था वो है टाइसेक डिजीज़। अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम में आपने सबसे पहले पढ़ा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि एंडोसाइटोसिस में स्मॉल पार्टिकल एंटर करते हैं और एंडोसोम्स बनाते हैं, और इसमें जबकि क्या होता है फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, बड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं अंदर सेल के जाते हैं। तो फैगोसाइटोसिस और ये अलग नहीं है। फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस है, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइट सेल्स हैं, और इसमें क्या है
आपको पहले ही दिखाया गया कि तो ER जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वैक्यूल्स बनते हैं वो गोल्जी एपरेटस में जाते हैं। गोल्जी एपरेटस के बाद जो लाइसोसोम बनते हैं उन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। और जब भी किसी सेल में बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ें एंटर होती हैं अननेसेसरी, उनके साथ ही जो प्राइमरी लाइसोसोम अटैच्ड होकर उन्हें डिसॉल्व या डिस्ट्रक्ट कुछ भी कह सकते हैं आप करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल्स है एंडोसाइटोसिस का वो है बीटा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट आपने फैगोसाइटोसिस इसका इसके एग्जांपल है माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, डेंड्रियाटिक सेल। ठीक है। अब ऑटोफैगी में आपको पता है ईटिंग ऑफ सेल ऑन यूजलेस सेल्स या ओल्ड ऑर्गेनेल्स, मतलब जो भी अपने सेल को ही खा जाना, इसे जो यूजलेस हो गए हैं, जो ओल्ड हो गए हैं। ठीक है। ऑटोलिसिस क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओन सेल, अपने ही सेल को डिस्ट्रक्ट कर देना, जैसे कि एक्सटेंसिव सेल डैमेज, ये अपने सेल को खुद ही खा जाते हैं। जैसे फ्रॉग है, उसमें टेडपोल में टेल होती है, जबकि ये जब बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो वहाँ पे टेल नहीं होती, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, ईट इन इट्स टेल, अपने टेल को ही खा जाना। यूटेरस की भी साइज के लिए हम आपको बता दिए हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ऑस्टियोक्लास्ट। और नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। तो आपने पूरे इसके फंक्शन, साइज, शेप, स्ट्रक्चर सबके बारे में पढ़ा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।